तो दोस्तों, साइंस से इंटरमीडिएट करने वाले विद्यार्थियों के लिए बिहार एसएससी ने लैब असिस्टेंट के पोस्ट पर वैकेंसी निकाली है, जो कि इस नोटिफिकेशन के जरिए बहुत सारे गाइडलाइन को बताया गया है बिहार एसएससी के द्वारा कि जो बच्चे बिहार में या बिहार से बाहर इंटरमीडिएट कर चुके हैं और वो भी साइंस सब्जेक्ट से किए हैं, तो यानी साइंस सब्जेक्ट में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री आता है, तो इनमें से किसी एक सब्जेक्ट से यदि आपने इंटरमीडिएट किया है तो आप एलिजिबल हैं और आपको क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करने होंगे फॉर्म को भरने के लिए, वो इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो आइए इस पोस्ट के फॉर्म को फिलअप करने के लिए जो जरूरी चीज़ लगेंगे, जैसे कि क्या क्या कागजात लगने वाले हैं, कब से कब तक आप फॉर्म को भर सकते हैं, क्या फी क्राइटेरिया है, कैसे कैसे आरक्षण दिए गए हैं, कितने पोस्ट हैं, और कुछ और भी चीज़ें हैं जो बेसिक जानकारी होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए। तो मैं रजनीश पाठक आप सभी का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उन तमाम जानकारियों को लेकर आया हूं जो आपको फॉर्म भरने के लिए जरूरी है जानना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है बिहार कर्मचारी चयन आयोग, और इसके द्वारा प्रयोगशाला सहायक के पद पर 143 वैकेंसीज हैं, 143 खाली जगह हैं जिन पर इसने वैकेंसी को निकाला है, जो कि दिनांक 15/5/2025 यानी 15 मई से 14/6/2025 यानी 14 जून तक इस फॉर्म को भरा जाने का डेट दिया गया है। अब इस पद का नाम है प्रयोगशाला सहायक। वेतन का स्तर आपका चौथा होने वाला है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से यदि आपने इंटरमीडिएट कर लिया है, वो भी विज्ञान से भैया, तो आप एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब आगे आते हैं। यहाँ पर आपको दी गई है कि ये जो रिक्तियां दी गई हैं, इन रिक्तियों को आरक्षण के हिसाब से यानी कोटिवार रिक्तियों की संख्या दी गई है, कुछ इस तरीके से दिया गया है, जिसमें अनारक्षित के लिए 56 सीटों को किया गया है, जिसमें से 20 सीटें किनकी हैं, महिलाओं की हैं। इसी तरीके से बाकियों का भी दिया गया है। कुल 143 सीटें हैं। इतनी बात समझ गए तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर उम्र सीमा की बात की गई है, यानी एज क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिटेशन क्या है, उस पर जरा चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर आपको सीधा बात बताया गया है कि जो एज क्राइटेरिया होगा वो कम से कम यदि आपकी उम्र 18 वर्ष की है, और वह किस डेट तक, तो 1/8/2024 यानी 1/8/2024 तक यदि आप 18 साल के हो चुके हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब ये तो बात रही, और ये 18 साल जो है सभी कोटियों के लिए होता है, मतलब आप किसी भी वर्ग से आते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप सभी कोटि के लिए यह 18 वर्ष मान्य है। अब है अधिकतम उम्र सीमा के लिए, तो अधिकतम उम्र सीमा के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर अनारक्षित पुरुष जो हैं, यानी अनारक्षित जो अनरिजर्व्ड हैं, उनके जो मेल हैं वे 37 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, और इसी में जो पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला है वह 40 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं। अनरिजर्व्ड की महिलाएं भी 40 साल तक फॉर्म को भर सकती हैं, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुष और महिला इस फॉर्म को 42 साल तक भर सकते हैं। बाकी सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए उपयुक्त कोटिवार अधिकतम उम्र सीमा से 10 वर्ष की अधिकतम छूट दी गई है, यानी यहाँ पर अगर कोई विकलांग व्यक्ति है तो वो 50 साल तक फॉर्म को भर सकता है। यही कुछ यहाँ पर समझाया गया है। अब आगे जो इम्पोर्टेंट है वहाँ पर टिक लगाया गया है, वो सब चीज़ें समझ लेते हैं। अब यहाँ पर परीक्षा के सिलेबस को ज़रा देख लेते हैं कि आपका परीक्षा का नेचर क्या होगा, क्या प्रकृति होगी। वो यहाँ दी गई है कि आपसे वस्तुनिष्ठ एग्जाम लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम लिया जाएगा, और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपको जान लेना यह जरूरी है कि क्या निगेटिव मार्किंग है, कितने सवाल पूछे जाएंगे और कितने अंक के एग्जाम होंगे। तो आपका जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा मेरे भाई, उसमें कुल 150 संख्याएं होंगी, और हर एक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिया जाएगा, और एक यदि आपने गलत किया तो 1 नंबर आपकी काट ली जाएगी, और समय आपको 2 घंटे का दिया जाएगा परीक्षा देने के लिए, यानी 2 घंटे में आपको 150 सवाल बनाने होंगे। ये हो गई इसकी परीक्षा में कि परीक्षा की प्रकृति क्या होगी। अब परीक्षा के सिलेबस की जरा चर्चा कर लेते हैं कि क्या सिलेबस रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहता है कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको यहाँ पर सामान्य अध्ययन का ज्ञान होना चाहिए, जिसके 35 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, जिसके 75 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, और मैथमेटिक्स और रीजनिंग को मिलाकर के 40 प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब इन सब का अलग अलग सिलेबस भी दिया गया है
कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्या सिलेबस होगा। तो सामान्य अध्ययन में यदि आप अपने पड़ोसी देशों का या फिर इंटरनल कुछ मैटर का, जो एक सामान्य शिक्षित व्यक्ति जिन जिन चीज़ों को जानता है, यानी आपके देश दुनिया में राज्यों के बीच क्या क्या घटनाएं चल रही हैं उनके बारे में, उनके बैकग्राउंड में, उन सभी चीज़ों को यदि आप जानते हैं, देशों के रिलेशन के बारे में जानते हैं, तो आपको वहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। समसामयिक विषय से सवाल पूछे जाते हैं जिसमें वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक लिपि, और आपको यहाँ पर राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी और महत्वपूर्ण बहुत सारी घटनाओं पे सवाल आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में। फिर भारत और उसके पड़ोसी देशों को लेकर के बहुत सारे सवाल आते हैं जिसमें प्राकृतिक संसाधन, वहाँ के कार्य प्रणाली, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ कौन कौन से स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे, और भी इतिहास और वर्तमान की बहुत सारी चीज़ों को लेकर पूछा जाता है, जो कि आपको जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। आपके पड़ोसी यानी आपको नेपाल के भौगोलिक स्थिति के बारे में भी पूछा जा सकता है परीक्षा में, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ पर वैसे आप एक एक चीज़ देख करके नोट भी कर सकते हैं यहाँ पर। अभी देखिए यहाँ पर, उसके बाद जब आप विज्ञान में आएंगे तो भैया आपसे विज्ञान के वही सवाल पूछे जाएंगे जो आपके इंटरमीडिएट लेवल के होंगे। जो इंटरमीडिएट लेवल के साइंस के जो क्वेश्चन होंगे उन्हीं में से साइंस के सवालों को पूछा जाएगा। 75 सवाल पूछे जाएंगे। अब मात्रात्मक योग्यता यानी जो मैथमेटिक्स है आपकी वहाँ से, और यहाँ से आपके रीजनिंग से। तो यहाँ से आप मैथ में आपको संख्या पद्धति से सवाल आएगा, पूर्ण संख्याओं के अभिकलन से सवाल आएगा, दशमलव भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध से सवाल आएगा, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं जो होंगी उनसे आएगा, प्रतिशत, समानुपात, अनुपात, उसके बाद में औसत, ब्याज और लाभ हानि, इन सब चीज़ों से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। रीजनिंग में आप आइएगा तो रीजनिंग में यहाँ पर दिया गया है कि सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, है ना, और विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क शक्ति और विभिन्न भिन्न, इन सभी से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। ये आपका बेसिकली शॉर्ट में क्या हो गया, एक सिलेबस हो गया जहाँ से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। अब मार्क्स के लिए यहाँ दिया गया है कि आपको कम से कम इतना आना चाहिए। तो हो भाई मेरे, हमने तो ज़्यादा लड़ी ले, हम लोग को तो ज़्यादा के लिए ना लड़ना है, कम का तो बातें नहीं है, इससे कम का बातें नहीं है, हमको तो अधिक ला के लड़ना है। अब यहाँ पर देखिए, अब पैसा कितना लगाइएगा फॉर्म भरने में। तो फॉर्म भरने के लिए जब पैसा तो सामान्य वर्ग के हों या पिछड़ा वर्ग के हैं या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं, तो उसके पुरुष अभ्यर्थी हैं तो भैया आपको 540 रुपये जेबी में रख लेना होगा, ठीक है। उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हैं, बिहार के अस्थायी निवासी है तो 135 रुपये में काम चल जाएगा। फिर किसी भी श्रेणी के दिव्यांग हैं, है ना, तो आपको भी 135 रुपये में काम चल जाएगा। यदि सभी श्रेणी की महिलाएं, किसी भी श्रेणी की महिलाएं हैं और या बिहार से हैं, तो आपका जलवा है भैया महिला लोग, 135 रुपये में काम चल जाएगा। फिर अब बिहार राज्य से के बाहर से कोई भी अभ्यर्थी हो, जिस भी प्रकार का अभ्यर्थी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 540 रुपये जेबी में रखिएगा। तो अब आइएगा बिहार फार्म भरने। चलिए अब आगे यहाँ पर देख लेते हैं, आगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ पर भी जाके देख लेते हैं। वहाँ पर टिक लगी हुई होगी जो आपको जान लेना अति आवश्यक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ है कि ऑनलाइन आवेदन भरने की वही तिथि 15 को और 16 तक आप ट्रांजैक्शन वगैरह उसका पैसा क्लियर कर देंगे। फॉर्म भरते वक्त आपको किन किन कागजात की आवश्यकता लगेगी, क्या क्या लेके फॉर्म भरने जाना होगा। तो भैया मैट्रिक का मार्कशीट चाहिए आपको और मैट्रिक का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, फिर इंटरमीडिएट का मार्कशीट और इंटरमीडिएट का ओरिजिनल सर्टिफिकेट दोनों, आपका जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होगा वो चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, उसके बाद जिसके पास जो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जिसको जरूरी है वो ले लेगा। फिर ईडब्ल्यूएस में जो आते हैं वो अपना प्रमाण पत्र रखेंगे। स्वतंत्रता सेनानी के अगर रिलेटिव हैं यानी पोता पोती नाती नातनी है तो आप उसके भी प्रमाण पत्र रखेंगे, और दिव्यांगता संबंधी कोई प्रमाण पत्र है तो उसको भी आप रखेंगे। तो ये बेसिकली आपको ये सब कागजात रखने होंगे जिससे आपको फॉर्म भरने के समय बहुत ही लाभ होगा। अब इसके बाद आते हैं आगे, यही है, यहीं तक आपकी विशेष सारी चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पर एक चीज़ हमको और आपको बता देना है कि यहाँ पर है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट यानी साफ साफ फोटो लाइव फोटो वेबकैम के माध्यम से ही खींच कर डालेंगे, है ना, यानी उसी समय फॉर्म भरते समय ही आपका फ़ोटो खिंचाएगा। हाँ, और खींचे मेरी फ़ोटो खींचे लगा वेबकैम और आप अपलोड कर दीजिएगा साफ साफ। तो इस तरीके से हैं, और आप अपना फॉर्म वगैरह जो भी भरना है उसको बड़ी सावधानी से भरें, क्योंकि एक ही बार आपको फॉर्म को भरना है, दोबारा फॉर्म को नहीं भर सकते हैं।
तो उम्मीद है कि ये सारे की सारी जानकारियाँ, जो ठोस जानकारियाँ आपको मिली हैं, इससे आप संतुष्ट हुए होंगे। इन जानकारियों से यदि आप संतुष्ट हैं तो शेयर करिए और भी तमाम विद्यार्थियों तक पहुँचाइए जब तक कि फॉर्म भरना शुरू ना हो जाए। बहुत सारी विद्यार्थियों को इस जानकारी की ज़रूरत है। मिलते हैं इसी तरीके से अच्छी जानकारियों के और स्पष्ट ऑथेंटिक जानकारियों के साथ। वंदे मातरम।